जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त मनोज मानिक, मोटिवेशन राइटर, स्पीकर एंड करियर कोच। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये 80% फैमिलीज जो मेल बेस्ड फैमिली हैं उनके लिए है, और उसका 20% फीमेल्स वालों के लिए है। तो आज का मेरा टॉपिक है मैट्रिमोनियल इश्यूज, अ कर्ज ऑफ मॉडर्न लाइफ। साथियों, माँ बाप जब अपने बच्चों को बड़ा करते हैं पढ़ा लिखा कर, और जब वो कैरियर में कहीं एस्टेब्लिश हो जाते हैं या स्थापित हो जाते हैं या उनका कैरियर सेट हो जाता है तो उसके बाद हर परिवार की इच्छा होती है कि वो अब अपने बच्चों को अपना दाम्पत्य जीवन शुरू करने के लिए, जिससे वो अपने आगे की ज़िंदगी और अपनी जिम्मेदारियां उनको सुचारू रूप से चलाने के योग बने, सक्षम बने, और उसका एक कहना चाहिए फाउंडेशन स्टार्ट करें, नींव रखें। उसके लिए ज़रूरी होता है शादी संबंध। शादी विवाह जो है बहुत पुरानी रीत है, आदिकाल से चली आ रही है। हर धर्म, हर जाति के अपने रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, मर्यादाएं हैं, संस्कार हैं, उनके हिसाब से होती है। और सभी की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। लड़के की महत्वाकांक्षाएं होती हैं कि मेरा जीवन साथी ऐसा हो, लड़की की महत्वाकांक्षा ऐसी होती है कि मेरा जीवन साथी ऐसा हो। लेकिन पिछले मैं सोचता हूँ कि 30-35 सालों में जो मेरा अपना अनुभव है और जो मैं देखता हूँ बाहर, कि दाम्पत्य जीवन का कि इस कदर छीछा लेता हो रही है कि शायद मुझे लगता है कि अगर यही स्थिति रही आने वाले 10 सालों बाद या 10 सालों के बीच, मैं खासकर हिंदू दाम्पत्य जीवन की बात कर रहा हूँ और उसमें भी पुरुष वर्ग की, कि आपको शादी करने के नाम से डर लगने लगेगा। आपको आपका भविष्य अंधकार में दिखेगा। अब ये तो हमारा टॉपिक है, अब इसके परिप्रेक्ष्य में चलिए या इसके कारण में चलिए। देखिए, अगर हम अब पूर्व की प्रथाओं को देखें, तो अगर हम अब सतयुग की बात करें या और पुरानी रीतियों की बात करें, तो हमारे समाज में एक परंपरा थी, मतलब विवाह की कई कई प्रकार की रीतियां थीं, कई प्रकार के शादियों के तरीके थे। उनमें एक स्वयंवर भी था, और स्वयंवर में प्रथा ये थी कि जो वधू होती थी या जिसकी महिला की या स्त्री की, कुंवारी महिला की शादी होती थी, वो एक दरबार टाइप का लगता था। पुरुषों का, राजाओं का कह लीजिए, राजकुमारों का, या जो भी है ना, उनमें से अपना मनपसंद वर जो उसको तत्काल एक सही लगता था, क्योंकि स्वयंवर में एक आयोजन होता था। उस आयोजन का मतलब एक तिथि होती थी, उस तिथि में अपने अपने क्षेत्र के प्रमुख लोग या जो वैवाहिक जीवन को शुरू करने वाले लोग थे वो आते थे, और उनमें फिर वो लड़की उसके गले में माला डाल देती थी, उनकी शादी हो जाती है। समय अनुसार धीरे धीरे रीतियाँ बदली, फिर कुछ होने लगा, फिर धीरे धीरे प्रथा कहीं से चली कि उपहार देने की प्रथा शुरू हो गई। उपहार लड़के वाले भी लड़की वालों को देते थे और लड़की वाले भी लड़के वालों को देते थे। ऐसा नहीं है कि केवल लड़की वाले ही लड़के वालों को उपहार देते थे या लड़की वाले अपनी लड़की को उपहार देते थे, है ना, और लड़के वाले भी देते थे। आप सभी जानते ही होंगे जिसके घर में वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं, मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, और खर्चा देखिए लड़के वालों का भी उतना ही होता है, लड़की वालों का भी उतना ही होता है। बस कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे जो आभूषण वगैरह हैं, है ना, वो लड़की के माँ बाप अपनी बेटिया को देते हैं, वो एक्स्ट्रा मान लीजिए, बाकी खर्चा दोनों तरफ से उतना होता है। लेकिन कहते हैं ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। कुछ कुप्रथाएं या कुछ मनमानी प्रथाएं ऐसी चला दी गई जिससे कि
दाम्पत्य जीवन में बिखराव आने लगा और कुछ परिवारों में मतलब शादी के बाद ऐसा प्रचलन हुआ, कुछ एक में, हर एक में नहीं, कुछ एक में, कि विवाहित स्त्री के साथ में कुछ ज़बरदस्ती, मतलब जैसे मारपीट कह लीजिए या तानेबाजी कह लीजिए, व्यंग्यात्मक कुछ कह लीजिए, तो जो प्रथा उनके दिमाग में चल रही थी कि भाई इस तरह की चीज़ें होती हैं, उपहार आएंगे, और इस तरह की चीज़ें मान लीजिए नहीं आए, या कुछ हर घर में पुरुष और स्त्री की प्रवृत्ति अलग होती है। तो ससुराल वालों ने शुरू में एक सामान वक्तक के रूप में, फिर वो किसी ने मतलब ताने मारने शुरू कर दिए या जो भी करा, एक कुप्रथा चली और उसको दहेज का नाम दिया गया। वो दहेज होता है। दहेज शब्द का वास्तविक अर्थ आज तक कोई भी नहीं ढूंढ पाया। सारी कपोल कल्पनाओं में सबने किसी ने जोड़ दिया कि लड़की वाले जो सामान देते हैं वो दहेज होता है। एक पक्षीय फैसला है, एक पक्षीय वक्तव्य है। मैं इसको नहीं मानता कि दहेज का मतलब लड़की वाले जो सामान देते हैं वो दहेज होता है। खैर, इसके बारे में कानून भी बने। 1956 में हिंदू मैरिज एक्ट बना, फिर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बना, डीपी एक्ट बना। उसमें धाराएं थी, कई सेक्शन थे, सब सेक्शन जो भी। और इस नियम को 1956 में हिंदू मैरिज एक्ट जब बना तो उस समय सरकार थी, मुझे कहने में कोई एतराज़ नहीं है कि इस्लामिक और ईसाइयत विचारधाराओं से ओतप्रोत सरकारें थीं। उनका पूरा ध्यान ये था, उनका पूरा विचार ये था, गूढ़ षड्यंत्र ये था कि किसी भी तरीके से हिंदू दाम्पत्य जीवन को ख़त्म करना है। इनकी जनसंख्या ना बढ़े, इनके परिवार ना बढ़े, इनमें खुशहाली ना हो। ये चीज़ कोई नहीं बोलेगा आपको, मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूँ। और ये चीज़ें इतनी सख्त बनाई गई कि लड़की पक्ष की तरफ से, वधू पक्ष की तरफ से झूठी सी रिपोर्ट भी होती थी। तो आप ये समझ लीजिए जिसका नाम लिखाते थे वधू पक्ष के लोग, सबको पुलिस अंदर बंद कर देती थी। 80, 85, 90 साल के बुजुर्ग का नाम जानबूझ के लिखवाते थे। और इसमें एक हिस्सा, बहुत बड़ा षड्यंत्र का हिस्सा थे वकील। जानबूझ के लिखाते थे कि अपनी ननद का भी नाम लिखा दे, ननद की ननद का भी नाम लिखा दे, है ना, मौसी मतलब ससुर का नाम लिखा, इसका नाम लिखा, मतलब ससुर के पिता का नाम लिखा। एक षड्यंत्र जो कोर्ट में चला और न्यायालय ने भी पूरा साथ दिया एक पक्ष का, स्त्री पक्ष का। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ गलत था, कुछ गलत था, लेकिन उसको बहुत कुछ गलत बनाया गया। हाँ, जहाँ दहेज के रूप में हत्याएं हुई वो गलत था, मैं मानता हूँ इस बात को, और नहीं होनी चाहिए। लेकिन केवल ये झूठे आरोप लगाना, बहुत सी ऐसी शादियां भी देखी गई हैं जहाँ पे 1 रुपया खर्च नहीं किया लड़के वालों ने। लड़के वाले अपना पैसा खर्च करके लड़की की शादी करके लाए गरीब घर की, और लड़की वालों के घर में कोई षड्यंत्रकारी, विध्वंसकारी दिमाग का व्यक्ति, और उसने जानबूझ के, जब उनको लगा कि वर पक्ष बहुत पैसे वाला है या सक्षम है, ये लड़का इकलौता है, तो उनसे पैसा ऐंठने के लिए, उनकी ज़मीन कब्जा करने के लिए इस प्रकार के आरोप लगाए। और वकील तो तैयार बैठे रहते हैं, उनको तो केस चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं कि न्यायालय लड़की पक्ष, यानी कि लड़की का पक्ष लेगी, लड़के का पक्ष नहीं लेगी। इस प्रकार से ये चीज़ें चलती रहीं। और ये जो हिंदू मैरिज एक्ट था, ये हिंदू दाम्पत्य जीवन के लिए, खासकर पुरुष परिवारों के लिए एक अभिशाप बन गया। और लाखों परिवार, उनको जेल में सड़ा दिया गया लड़की वालों के षड्यंत्र से और वकीलों के षड्यंत्र से। और ये मान के चलिए कि बहुत सारे लड़कों ने शादी के बाद, लाखों लड़कों ने, मतलब युवाओं ने आत्महत्या तक की। लेकिन देखिए, 1950 में संविधान लागू हुआ और 2022 तक उसमें 100 से ज़्यादा संशोधन हो चुके, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में कोई खास संशोधन नहीं हुआ। लेकिन जब वकीलों के परिवारों पर, न्यायाधीशों के परिवारों पर इस प्रकार के आरोप लगने लगे, और उनके ऊपर जब इस प्रकार के इल्ज़ाम लगे, केस चले, मुकदमे चले, और उन लोगों को जेल हुई, झूठे केसों में भी जेल हुई, तो उनकी बुद्धि का दरवाज़ा खुला। यहाँ तक कि उच्चतम न्यायालय में ये चीज़ें गई। जब उन लोगों ने सोचा तो ये कहा गया कि जो दहेज के केस हैं, ये लड़की वाले जानबूझकर
परेशान करने के लिए लगाते हैं। ये बुद्धि आज से 50 साल पहले भी आ सकती थी, लेकिन नहीं, जिसकी फटी न कभी विवाही वो क्या जाने पीर पराई। तो दोस्तों, बहुत ही गलत इस चीज़ के परिणाम रहे। हिंदू दाम्पत्य जीवन बिखर रहा है। आप फैमिली कोर्ट्स में जाके देखिए, अन्य कोर्ट्स में जाके देखिए, दहेज, घरेलू हिंसा, मेंटेनेंस भरी पड़ी है। कोर्ट के पास और कोई काम नहीं। कोर्ट को केवल परिवार को, हिंदू परिवारों को बर्बाद करने से मतलब है। न्यायालय को पूरी कोर्ट भरी पड़ी है। जज भी बड़े इंटरेस्ट लेके सुनते हैं। मेंटेनेंस बांधने में झूठा सबूत कहीं से लड़की वालों ने ला के दे दिया कि लड़का 50,000 कमाता है, 1 लाख कमाता है, 40,000 दो, 70,000 दो इसको, अब वो नहीं तुम दोगे। और देखिए कोर्ट की ज्यादती देखिए न्यायालय की कि लड़का पक्ष नहीं दे पा रहा है तो उसके रिश्तेदार देंगे। अरे क्या तरीका है भाई, कोई कहने वाला नहीं है। लाखों लड़के, लाखों जो दूल्हे हैं, जो वर है, वो मतलब आत्महत्या कर चुके हैं उनके परिवार के, लेकिन इसकी तरफ कोई नहीं सुना। 4 दहेज हत्याएं हो गई तो आपने तमाम इल्ज़ाम लगा दिए। खैर, ये चीज़ें जो हुई हैं, मैं आपको एक बेसिक्स बताया मैंने आपको। अब सवाल ये है कि आने वाली पीढ़ियां इससे कैसे बचें। तो मैं जो भी बता रहा हूँ वो हो सकता है कि 100% नहीं, तो अगर आगे आपके परिवार पीड़ित होते हैं तो 10%, 20%, 25% अगर आप उसमें फ़ायदा ले सकते हो तो ले लीजिएगा। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। पहले वर पक्ष के लिए, देखिए, चाहे पुलिस हो, चाहे सुलह समाधान केंद्र हो, चाहे न्यायालय हो, चाहे समाज हो, कोई भी हो, लड़का पक्ष का कोई साथ नहीं देगा। वो तैयार बैठे हैं कि उनके पास मुकदमा आए और उनको लड़की पक्ष का साथ देना है। इसके पीछे वकीलों का भी बहुत बड़ा षड्यंत्र है। वकील चाहते हैं कि मुकदमे हों, और जिस वकील पे लड़की पक्ष का मुकदमा आता है उसकी तो समझ लिए पाँव बारह हो गई। तो साथियों, अगर आप के घर में कोई युवा लड़का है, शादी योग्य कोई वर है, कुछ बातें आप ध्यान रखिएगा। आपकी कुंडली मिले ना मिले, आपका नाड़ी दोष हो ना हो, आपके गुण या गण मिले ना मिले, पर मैं, क्योंकि देखिए, मैं लड़के वालों के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ज़्यादा अलर्ट होने के लिए कि किसी परिवार का कोई सदस्य आपके यहाँ आएगा और आपके बुजुर्गों की जीवन भर की कमाई हुई संपत्ति 7 फेरे नामक एक प्रक्रिया होते ही आधी छिन जाएगी। आधी छिन जाएगी। आधी की वारिश कानूनी अधिकार वो वैसी बन जाएगी। जो खुशी अगर आप चाहते हैं बनी रहे आपकी, तो मैं ये चाहूँगा कि जब भी किसी परिवार से आपकी वैवाहिक संबंधों की बात चले और लगभग 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 अंतिम क्षणों में आ जाए, तो उनको 3-4 महीने का टाइम या 2 महीने का टाइम देकर ये पता करें कि ये परिवार, इनका खानदान किस प्रकार का है। लड़की वालों का पूर्व में इनके परिवार में इनके मामा, मौसी, फूफा, बुआ, चाचा, ताई, कहीं पर भी किसी ने कोई ऐसे दहेज का केस तो नहीं डाल रखा लड़के वालों पे। क्या इनकी प्रवृत्ति है, क्या इनके चाल चलन है। क्योंकि देखिए, अगर लड़की की ज़िंदगी का सवाल है तो आपके लड़के का भी सवाल है, वरना आप ये समझ लीजिए कि आप ज़िंदगी भर पछताएंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहेंगे। आधे 2-3 घंटे की वो जो प्रक्रिया होती है उसकी आनंद के लिए फेरे पड़े, विदाई हुई, रस्में निभाई गई, और बस फेरे क्या, मैं तो कहता हूँ सगाई के बाद भी लड़की वाले इल्ज़ाम लगा देते हैं कि साहब ये इसलिए सगाई तोड़ दी इन्होंने क्योंकि 20 लाख रुपए मांग रहे थे, हम लोग 20 लाख नहीं 50 लाख मांग रहे थे, हम लोग 50 लाख। तो बहुत गंदी बाज़ार में संस्कृति फैली हुई है। न्यायालय समझ लीजिए लड़के पक्ष का कभी साथ नहीं देगी, ध्यान रख लेना आप। पुलिस लड़की पक्ष की FIR जब लिखी जाएगी उसके बाद पुलिस वाले अंधाधुंध नाम लिखते हैं, सबके लिखेंगे, जानबूझ के लिखते हैं। वो सलाह देते हैं लड़की वालों को, इसका भी नाम लिखा, फिर आपसे नाम निकलवाने के पैसे लेंगे। उनको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे रूल हैं कि सबका नाम नहीं लिखा जाता, लेकिन वो लड़की वालों को संतुष्ट करने के लिए लिखेंगे। लड़की वालों को संतुष्ट करने के लिए का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके पक्ष में नहीं, उनको दिखाने के लिए, लेकिन वो अपने फ़ायदे के लिए लिखेंगे और फिर आपसे यानी कि वर पक्ष से नाम निकलवाने के पैसे लेंगे, 3-4 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख।
आप ये सोच लीजिए कि अगर आपने 8-10 लाख भी ले लिए, 3-4 लाख तो पुलिस वाले खा जाएंगे। खैर, मैं यही कह रहा हूँ आपसे, गुण मिले, जन्मपत्री मिले, ना मिले उसमें मत जाइएगा। और सबसे बड़ी बात कि कोशिश ये करें कि मेडिकल सर्टिफिकेट दूसरे पक्ष का ज़रूर लें। आप उसकी डिग्री मत देखिए, कुछ नहीं होना डिग्री से, कुछ नहीं हो सकता। अगर वो पढ़ी लिखी है लड़की तो अपने आप कमाएगी, और नहीं अगर डिग्री लेके भी आप क्या करेंगे देख के बताइए। हो सकता है उसने पैसों से डिग्री खरीदी हो उस पक्ष ने, हो सकता है एग्ज़ाम देने के लिए किसी को बैठा के लिख दिया हो। मैं तो कहता हूँ 100% उसने एग्ज़ाम दे के भी लिखा है, फर्स्ट क्लास डिग्री है, सब कुछ है, वो जॉब भी कर रही है, तब भी आप क्या करेंगे उस डिग्री का बताइए। अपने परिवार की आजीवन शांति, कलेश से मुक्ति के लिए आपको 2-3 काम करने बहुत ज़रूरी हैं। और आप ये मान के चलिए कि अगर आप शादी कर रहे हैं, बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा अलर्ट रहिए। शादी होने के बाद भी लड़की की हर एक्टिविटी पे नज़र रखिए। बहाने बना के जाती है वो, गहने आपसे ज़बरदस्ती मांग के ले जाती है, तो किस दिन ले गई, क्या क्या गहने लग गई, सब चीज़ को नोट करके रखिए। अगर वो दोबारा वापस आने में टाइम लगाती है, बिना बताए चली जाती है, गहने असली रखियाई है, कभी भी वापस लाती है तो उसको चेक जरूर कराइए चोरी छुपे कि पीतल के तो नहीं ले आई, कम तो नहीं कर रखी आई, माँ बाप के पास तो नहीं, कि बहाने बनाती है। जिस दिन भी ऐसा हो फ़ौरन उसकी रिपोर्ट करिए, एक एप्लीकेशन पुलिस में डालिए ज़रूर, क्योंकि बाद में जो आपको पछताना पड़ेगा ना, आपके आंखों के आंसू निकलेंगे भी नहीं और सूखेंगे भी नहीं, ध्यान रखना। और समाज में जो बेइज्जती होगी वो आपकी, वो अलग होगी। पुलिस थाने, चौकी, कोर्ट, कचहरी आप घूमते रहिए, इससे बेटर है कि आप पहले से तैयार करें। घर में सीसीटीवी कैमरा जरूर लगवाइए, एसी लगवाइए मत लगवाइए, स्प्लिट एसी, कैमरे जरूर लगवाइए कि आने वाले सदस्य की हर एक्टिविटीज़ आपके पास में नोट हो। देखिए, लड़की पक्ष का सब साथ देंगे। वो अगर झूठे भी इल्ज़ाम लगा देगी कि मेरे ससुर ने मेरे इस तरीके से अभद्रता की, मुझे छेड़छाड़ करने की कोशिश की, पुलिस को मालूम है नहीं की होगी, लेकिन फिर भी मानेगी उसकी बात को, फिर भी लिखेगी, न्यायालय को भी मालूम है फिर भी लिखेगी, और सालों 10 साल आपके खराब हो जाएंगे। जिस कालखंड में आपको अपने वैवाहिक जीवन का आनंद देना था, अपने वंश परंपरा को बढ़ाने का मतलब प्रयास करना था, वो सारा का सारा समय आपका 10-12 साल कोर्ट कचहरी में निकल जाएगा। और जब आपकी जवानी निकल गई, आपका यौवन ख़त्म हो गया, तो ज़िंदगी किस बात की। छोटी सी भूल मत करिएगा, मैं आपको बहुत ही इशारों में और परिपक्व रूप में समझा रहा हूँ। अगर आप लड़के वाले हैं तो ये मेरी बातें ध्यान रखिएगा, हर चीज़ का प्रूफ रखिएगा, हर चीज़ का, एक एक चीज़ का। शादी की जगह जो भी आप काम कर रहे हैं उसकी वीडियोग्राफी बनाइए, उनके परिवार के लोगों की हरकतें ज़रूर वीडियो वालों को, चाहे आपको 1000-2000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़े, सब नोट करिए। लड़की मायके कितनी बार जाती है, जाते समय उसका क्या रवैया रहता है, सीसीटीवी कैमरे से कम उसकी एक्टिविटीज़ पता लगेगी कि वो पीछे से आपकी माँ के साथ बदतमीज़ तो नहीं करती, आपकी बहनों के साथ बदतमीज़ तो नहीं करती, बाहर के लोग मिलने तो नहीं आते, ससुराल आपके पक्ष क्या करते हैं। ये सब चीज़ अगर आप ध्यान रखेंगे तो देखिए, मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपका पक्ष मजबूत रहेगा, आपके पास सबूत रहेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। और ये निश्चित मानिए, आजकल लड़कियों का ये ट्रेंड है, अफेयर किसी के साथ है, शादी किसी के साथ करती हैं। ऐसे भी मामले सामने आए कि एक लड़की ने 5-5 जगह शादी कर रखी है, 5-5 जगगह दहेज के केस डाल रखे हैं, मेंटेनेंस के केस डाल रखे हैं, अपना मज़ा ले रही हैं, लड़के वाला परेशान है। आप 50,000 कमाते हैं, 30,000 रुपये कोर्ट आपकी मेंटेन लगा देगी, है ना। बस आप कमाइए, अपने माँ बाप को परेशान रखिए, बहन भाइयों को परेशान रखिए, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाइए, वकीलों को पैसा देते रहिए, कोर्ट में जो बाबू अहमद वो सब बैठते हैं, आप उनको 50-50 हज़ार 100-100 रुपये रोज़ देते रहिए, टाइपिंग का खर्चा कराइए, डेट कर दीजिए। अगर आपको इससे बचना है, अपनी जान बचानी है साथियों, तो आज के टाइम में इस षड्यंत्र से बचिए। धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी।